ये देखो चैप्टर क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब इसमें जो हम रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ आप बचपन में पढ़ के आए हो, कुछ हम यहाँ पे नए पढ़ेंगे। सर, रिप्रोडक्शन में दो तरह का रिप्रोडक्शन मेनली होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग ऑफ योर सेम काइंड। जैसे ह्यूमंस ह्यूमंस को प्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स डॉग्स को प्रोड्यूस करते हैं, लायन टाइगर अपनी स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स में सेम स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि मैंगो पे कटहल आ जाए, पॉसिबल नहीं है ना। हालांकि जैक फ्रूट है। ये देखो सर, उसके साथ साथ आपने कई बार सुना होगा कि रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सुना है? आपने बिल्कुल सुना है, मेल और फीमेल दो चाहिए होता है। ये जब हम बात करते हैं कि दो इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड हैं, वो केस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वो केस किसका होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और एक और है जहां पे सिंगल पेरेंट से आपका रिप्रोडक्शन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब टू ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व, वन इज मेल एंड अदर वन इज फीमेल। एंड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। सर सुनो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, उस केस में आपके क्लोन्स बनते हैं। सर क्लोन्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम 99.99% सेम आता है। थोड़ा बहुत अगर चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है? सेम होता है, जेरॉक्स कॉपीज होती है। सर फोटो कॉपी। सर क्लोन्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपी। आप कल जाओ इस बुक की फोटोकॉपी कराने, तो सेम मिलेगी ना। हाँ, वही जेरॉक्स होता है, उसी को हम क्लोन बोलते हैं। हाँ सर सुनो, इधर आओ। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या मिलेंगे? क्लोन्स मिलेंगे, एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द पेरेंट मिलेगा। सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, किस किस में होता है, क्या इसके टाइप्स हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार फॉर्मेलिटी के नाम पे हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आज तक लाइफ में कहीं काम आया तो नहीं, लेकिन फिर भी before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. Why do organisms reproduce? सर क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है? आपकी स्पीशीज बनी रहे, नहीं पॉपुलेशन मेंटेनेंस के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपके जैसे और नहीं आएंगे। अच्छा है ना? हाँ इधर देखो। सर आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात नहीं होगी यहाँ पे। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, ये सब किसके लिए थे? आपके अपने सर्वाइवल के लिए थे। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप मरोगे, आपकी बाकी प्रजाति बची रहेगी, क्योंकि बाकी से तो खाना खा ही रहे। Sir, on the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? एक इंसान को अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत है, जिसमें उसका सर्वाइवल अफेक्ट ही नहीं होता। आप अपने लिए तो नहीं कर रहे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। So why should an individual yoga? It would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. Sir, कोई आंसर नहीं possible, है ना? Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. If they were to be only one non-reproducing members of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed their existence. अगर ऐसा होता कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आगे, तो उनकी एक ही जनरेशन सर्वे कर पाती वो खुद, उसके बाद तो आपको पता ही नहीं चलता, है ना? सर it is the large number of organisms belonging to the single species that bring them to our notice. जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन समथिंग अराउंड 8 बिलियन ओवरऑल। हाँ उसी के आसपास, जिसमें से 1.4 हमारे पास ही है। तो देख रहे हो, दुनिया का एक चौथाई लगभग हम लेके बैठे हैं, और चाइना को मिला के लगभग हाफ हो जाता है। तो चाइना और इंडिया, बाकी सारा वर्ल्ड। सर इधर देखो,
It is the large number of organisms belonging to a single species that brings them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? हमें कैसे पता चलता है कि दो इंडिविजुअल सेम स्पीशीज है? जैसे हम इसे गाय भैंस क्यों बोलते हैं, कैसे पता चलता है आपको? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? चलो, यही आंसर है सबका, किसी का कोई डिफरेंट? सर नहीं। चलो अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ। लायन की 4 पैर है, तो 4 लिम्स है बेसिकली, 8 पैर, वही चारों के पैर। फ्लैश कंज्यूम करता है, जंगल में रहता है, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कुछ अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी? चलो सर अपीयरेंस मान ली। अब मैं एक और एनिमल लेके आता हूँ, टाइगर। डिफरेंस हम उस पे भी आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। 4 लिम्स है, फ्लैश कंज्यूम करता है, जंगल में रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है ना? क्या सेम स्पीशीज है? देखने में अलग होता है। चलो एक डिफरेंस है, देखने में अलग है। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की। देखने में अलग होते हैं, क्या डिफरेंट स्पीशीज है? जब आपने स्किन टोन, वही तो टाइगर और लायन का अलग हुआ। टाइगर और लायन में भी स्किन टोन का ही तो डिफरेंस है ना, एक में लाइन से एक में नहीं है। हाँ बोले। जेनेटिक्स, क्या डिफरेंस है जेनेटिक्स में? नहीं, चैप्टर में जेनेटिक्स पढ़ेंगे नहीं। डीएनए का ब्लूप्रिंट चेंज होता है। अच्छा सर, आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो कि सेम स्पीशी है या नहीं? वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। टाइगर लायन के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ह्यूमंस तो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं ना, आप ह्यूमन कहीं का भी। तो अगर आपकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी चेंज हो गई है तो आपने स्पीशी का कर लिया, चेंज कर लिया। जैसे आपसे बोला जाता है आपके क्लोज कजन्स कौन है? रितेश, आप दोनों हैं। आपके क्लोज कजन्स कौन है? चिंपैंजी, जिनसे आपका डीएनए 99% मिलता है या 98% मिलता है? समथिंग अराउंड 2% का डिफरेंस है, 98% मिलता है। मतलब आप देख रहे हो, आपका जो डीएनए, आप डीएनए की बात कर रहे थे, आपका डीएनए चिंपैंजी से मिलता है, और आपके घर पे बंदर ढूंढते रहते हैं, होता है ना? क्लोज कजन है। जैसे आप दोनों एक दूसरे क्लोज कजन हो, थोड़ी फेशियल स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये सारी चीजें। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि दो स्पीशीज अलग अलग हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है सर। सर लेकिन हमने ना बचपन में कुछ क्लासेस में ऐसा पढ़ा है कि लोगों ने टाइगर और लायन के क्रॉस ब्रीड बनाए हैं। टाइगरेस और लायन के साथ क्रॉस ब्रीड, और लाइनस और टाइगर के साथ क्रॉस ब्रीड। लाइगर, एक मूवी भी आई थी, लायन और टाइगर की, तो वो क्रॉस ब्रीडिंग थी। सर वो आपने जानबूझ के कराई होती नहीं है। सर एक बहुत कॉमन जानवर आपने सुना होगा, है ना कनिका? खच्चर, दैट इज म्यूल। क्रॉस ब्रीडिंग है किसका? हॉर्स एंड डोंकी। सर हाँ, तो जब आप क्रॉस ब्रीडिंग अपनी तरफ से कराते हो, इसको आप जनरल एग्जांपल मत मान लेंगे, ठीक है? तो इस एक पॉइंट पे हमने इसकी सारी डिस्कशन कर ली, हालांकि जरूरी नहीं थी। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, thus reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves। क्या आप जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके चांसेस हैं कि वो अपने फैमिली में ही किसी के ऊपर जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी। हाँ 10 पीढ़ी तक चलता है, लेकिन 10 मिनट देखी किसने? सर सुनो, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं चैप्टर पे। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? सर चलो एग्जांपल देखेंगे। अगर हम बात करें जिनको आप सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, डॉग्स एंड ह्यूमंस। कनिका, अपने आप ही नाम ले लिया। सर डॉग्स एंड ह्यूमंस,
आप ह्यूमन हो और आपको बोला जाता है कि आप डॉग्स हो। ये जनरल वाक्य है जो आपने सबने घर में सुना होगा। सर सुनो, कि डॉग्स आपने आसपास देखे हैं, कैट्स की इतनी ब्रीडिंग आपने नहीं देखी है, हालांकि देखी भी होगी। डॉग्स जो ब्रीड करते हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बहुत से कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स पे जाते हैं। हाँ, आपके केसेस में भी बहुत से कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स पे जाते हैं, लेकिन क्या आप एग्जैक्ट कॉपीज हो अपने पेरेंट्स के? नहीं, नहीं होते ना। क्यों नहीं होते? सर, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स मेल से भी आए हैं और फीमेल से भी आए हैं। दोनों का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन होने के बाद जो बनेगा वो नए ऑफस्प्रिंग में दिखेगा। सर, इसकी वजह से कॉपीज नहीं बनती है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जहाँ असेक्सुअल है, जहाँ एक ही पेरेंट था, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आने ही एक से हैं, तो वो तो कॉपी करेगा ना, रिपीट करेगा उस चीज को। सर कैसे? पोटैटो खाते हो? सर, नहीं, खाने की बात की है, देखना नहीं। सर, पोटैटो खाते हो? हाँ, लगभग लगभग सेम से होते हैं, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स। गोल होता है, आलू होता है, अलग अलग ब्रीड के होते हैं, लेकिन आलू आलू होते हैं। लाल आलू। लाल आलू के तो क्या हो गया? तो वो लेस कहते हैं, जो मर्जी हो, हिंदी आती है। सर सुनिए, तो आलू क्या है, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। सर, और कोई एग्जांपल बताओ। एग्जैक्ट कौन है? बाकी एग्जांपल आपने देखे नहीं है, दिक्कत ये है। स्पाइरो वायरा, प्लेनेरिया, हम बुक नहीं, हाइड्रा, अमीबा। सर, अमीबा की स्लाइड हमने देखी है शायद, आपके स्कूल में हो सकता है दिखाई हो सकता है नाम था। जितने भी ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उन केसेस में क्या बनते हैं? क्लोन्स बनते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज बनते हैं। सर अब पढ़ने दो। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। लोग एक जैसे दिखते हैं क्योंकि बॉडी डिजाइन सेम है। अगर हम आपसे बोले कि ह्यूमन सब एक जैसे दिखते हैं, हाँ, दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, जो बहुत ज्यादा चलता है। तो इधर देखो, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। If body designs are to be similar, the blueprint of these designs should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of the body design. Body design same होगा, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, एक दिल होगा, लंग्स, किडनी। कोई ऐसा तो पैदा नहीं होता जिसकी एक ही किडनी हो। पैदा तो नहीं होना ऐसा। तो पैदा एक किडनी के साथ हुआ। आईफोन लेके पैदा हुआ था। ये कुछ भी इलॉजिकल बात है। सर, वही तुम्हारे बचपन की बात है ये। इन क्लास 9 वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। क्रोमोसोम्स कौन से चैप्टर में पढ़े थे? चैप्टर नंबर 5, सेल, न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन फाइबर, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। हाँ, आपके सिलेबस में तो माइटोसिस मियोसिस भी था, जहाँ पे मैंने बताया। हाँ, याद आया। सर, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में, और मियोसिस जर्म सेल्स में। मतलब जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं उनमें क्या होता है? मियोसिस। एक से चार सेल बन रहे थे, तो हाँ, याद आ गया। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। अगर आपका डीएनए चेंज हुआ तो आपकी इंफॉर्मेशन चेंज हुई, आपके प्रोटीन्स क्या बनेंगे? डिफरेंट बनेंगे, आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। आपका बॉडी डिजाइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हो सकता है नाक आपके पेरेंट्स की लंबी हो, आपकी कट गई हो, मतलब वो चपटी होती है ना, वैसे थोड़ी फैली हो, थोड़ी मोटी हो, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया थोड़ा सा। हाँ, मतलब वो तो आप, कभी कभी सच बोलता हूँ मैंने तो। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. सबसे पहला काम क्या होगा रिप्रोडक्शन में? डीएनए की क्या होगी? कॉपी होगी। जैसे आप करते हो टेस्ट पेपर में, कॉपी। Cells use chemical reactions to build copies of their DNA.
This creates two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other, either keeping one copy of the DNA in the form of original cells and simply pushing the other one out of the body not works. सर बेकार की बात है, कुछ नहीं करना. इधर आओ. हाँ सर, रिप्रोडक्शन के टाइम पे डीएनए कॉपी क्यों हो रहा है? आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है ना नए ऑफस्प्रिंग में. तो क्या ऐसा करोगे कि अपनी इन्फॉर्मेशन सारी उसे दे दोगे? ऐसा तो नहीं होगा. अपने पास भी तो इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए. आपकी नाक लंबी थी तो लंबी रहे तो सही. उसी का सेम रेप्लिकेट बनता है. जैसे आपने जीरोक्स बोला, जीरोक्स होता है. फिर वो वहां जाके आगे प्रोसेस बहुत सारे हैं उसमें. सेल डिवीजन किस तरीके से होता है, डीएनए डिवीजन किस तरीके से होता है, डीएनए में किस तरीके से क्रॉसिंग होती है, वो आप अगर आगे चल के साइंस लोगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे. सर इधर देखना. यार, ऐसे ना लाइनें भूल जाती हैं लिखने का. गले में. सर, DNA copying is accompanied by creation of additional cellular apparatus, and then DNA copies separate each with their own cellular apparatus. सर, अगर आपको डीएनए कॉपी करना है तो आपको सेल दूसरा बनाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपने डीएनए कॉपी कर लिया, उसी सेल में रखा, फिर अलग से सेल से बाहर निकाल दिया. ऐसा नहीं होगा, नया सेल बनेगा. इसीलिए आपने जब सेल डिवीजन देखा था, वहां पे आपने माइटोसिस और मियोसिस दो प्रोसेस देखे. माइटोसिस में डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम भी तो था, कॉपी ऑफ क्रोमोसोम था. सर इधर देखो. इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल. एक सेल डिवाइड होता है कितने सेल्स बनाने के लिए? दो सेल. सर क्या यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ? एक सेल डिवाइड हो रहा है कितने सेल्स बनाने के लिए? दो सेल्स. एक से कितने बन गए? दो. रिप्रोडक्शन भी तो यही होता है. रिप्रोडक्शन भी तो यही होता है. सर इसे क्या बोलते हैं? सेलुलर रिप्रोडक्शन. अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर रिप्रोडक्शन, देन दिस इज द एग्जांपल. व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इन टू सेल्स, then it is termed as cellular reproduction. Sir, suno. These two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? हाँ सिमिलर है. क्या एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे? वही सेल सेम है, क्या एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे? क्या लगता है? नहीं. नहीं तो क्यों? सर वो आप बताओ, हम तो बातें करेंगे. सर देखना. These two cells are of course similar, but क्या वो आइडेंटिकल होंगे? Answer to this question will depend on how accurately the copying reactions involved and occurred. कॉपी करते टाइम अगर कोई चेंज हो गया तो चेंज होगा, अगर नहीं हुआ चेंज सेम रहेगा. वो डिपेंड कर रहा है किस पे? कॉपी करने पे. अगर कॉपी करते टाइम आपने ढंग से लिखा, पता नहीं चला सर को, तो फिर आपका टेस्ट पेपर चेक हो जाएगा, अदरवाइज फट जाएगा. सर इधर आओ. Therefore, it is only to be expected that the process of copying of the DNA will have some variation each time. हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर बार वेरिएशन होगा. आप एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी कर सकते हैं. सर, as a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to original. Similar हो सकते हैं लेकिन identical होने के chances क्या है? कम है. Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. जो आपका नया सेल बना है, अगर उसमें वेरिएशन ऐसा आ गया है जो आगे चल के कंपैटिबल नहीं होगा, तो फिर वो क्या कर लेगा? खुद को, तो खुद की लाइफ. अब जब वो सस्टेन ही नहीं कर सकता एनवायरमेंट में तो मर जाएगा. हाँ. ये बिल्कुल उस तरीके से हो गया कि आपकी बॉडी में वेरिएशन आया कि आपको अगर कोविड वायरस आपकी बॉडी में इंट्रूड कर जाता तो आप मर जाओगे. तो वो आपके लिए हार्मफुल वेरिएशन है. तो आप उसी तरीके से. ऑन द अदर हैंड, there could still be many other variations in the DNA copies that would
नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम। कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो इस तरीके के आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो सकता है कि आपकी इनहेरेंट इम्यूनिटी बन जाए कि अब आपको कोविड वायरस कुछ नहीं कर सकता, इंडिया में तो वैसे नहीं कुछ कर सकता हो इसी पॉपुलेशन। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने कोविड का जश्न मनाया। हाँ, थालियां पीटी आप लोगों ने, डांस के दिए जलाए हैं, मतलब त्योहार मनाया है आपने कोविड का। इतनी छुट्टियां आज तक किसी को नहीं मिली। भाइयों और बहनों, रिकॉर्डिंग में जाके इधर। On the other hand, there could still be many other variations. Thus, the surviving cells are similar to, but certainly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. सर, आपके कोर्स में से ये चीज हटा दी गई है। आपका जो अगला चैप्टर था वो पहले क्या था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो आपको एवोल्यूशन पढ़ाना नहीं है क्योंकि आप तो इवॉल्व हुए नहीं। क्या तो आप इवॉल्व हो गए ना, आप इंसान से दरियाई घोड़ा बन गए। तो ये देखो, बाकियों का एवोल्यूशन हुआ नहीं इतना। सर, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस बताया मैंने आपको। सर, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपके चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है आपकी बॉडी को। वेरिएशन यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। अगर यूजफुल है तो आपकी लाइफ को सस्टेन करेगा, एनहांस करेगा। अगर हार्मफुल है तो आपकी लाइफ को डिग्रेड करेगा। ठीक है, समझ आया? सब कुछ समझ लिया है क्या कहेगा आप? अभी जो हमने एग्जांपल लिया कोविड वाला, कि आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी जनरेट करनी है। अब कोविड वायरस आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो वेरिएशन हुआ, ये यूजफुल है हार्मफुल है? यूजफुल है। वहीं पे कोई ऐसा वेरिएशन हो जिसमें आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाए, वो यूजफुल है हार्मफुल है? हार्मफुल है। तो वेरिएशन कैन बी यूजफुल, कैन ऑल्सो बी हार्मफुल। इट डिपेंड्स। सर, अभी पैराग्राफ हम खुद पढ़ लेंगे, ऐसी गलती मत करना। अब तसल्ली से पढ़ेंगे। सर सुनो बेटा, क्या नाम है, दिव्यांश, आप मेरी बातें सुनो, आपस में बातें मत करो। हो सकता है कि आपकी आपस की बातें ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। Populations of organisms fill well-defined places or niches. सर, niches क्या होता है? कह सकते हैं in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organisms to use that particular niche. सर सुनो, कॉपी करते टाइम डीएनए का ढंग से कॉपी होना जरूरी है। अगर डीएनए के कॉपी में कुछ दिक्कत हुई तो आपका जो नया ऑफस्प्रिंग है उसमें दिक्कत हो सकती है। ये आपने कई बार देखा भी होगा कि जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो किसकी वजह से हैं, कॉपी ढंग से ना कर पाने की वजह से। कई बार क्या होता है कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आईज के कलर स्ट्रक्चर के लिए। अगर वो ढंग से कॉपी नहीं हुए तो लोगों की आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को बचपन से चश्मा लग जाता है। बेटा श्रद्धा, इधर देखो, आपस में आप बातें कर सकते हो, मैं आपको 1 घंटा और बिठा दूंगा, बातें करना आप। फिर आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए नहीं लेता मैं, बस सिर्फ यही एक कारण है। हाँ जी सर, ये नहीं कॉपी कैसे होता है? हाँ, इसकी क्लास अलग से लगेगी, 11th क्लास। हाँ, रिप्रोडक्शन बेटा उसकी फीस में अलग से तो ज्यादा फीस उसकी। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। However, niches can change because of the reason beyond the control of organism. Temperatures on Earth can go up or down. हाँ, आप कैसे बोल सकते हैं? Water levels can vary or there could be meteoritic hit. सर, यही एक कारण है जिसकी वजह से क्या खत्म हुए, कनिका? सर, तुम क्लास में सोने आते हो? If a population of reproducing organisms,
हाँ वो डायनासोर were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. सर, अगर एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में एक कोई प्रजाति रहती थी और उस एरिया को ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा तो वो पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी. सर, निश क्या है, अ स्मॉल सराउंडिंग. सर नहीं, मैंने नहीं बोला था, मैंने बोला आप बोल सकते हो. सर सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं, सर कैंगरूज कहाँ होते हैं? सर बिल्कुल सही आंसर, ऑस्ट्रेलिया. कैंगरूज आपको ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं और नहीं मिलते नेचुरली. हाँ, क्योंकि होते ही नहीं है ना. सर कैंगरूज कहाँ होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में. और ये वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना भी होगा. अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो ऑस्ट्रेलियंस को कैंगरूज बोलते हैं. सर हाँ बिल्कुल, कंगारू. हाँ, बिल्कुल सही आंसर, कंगारू. इंडियंस कंगारू, कैंगरू. चलिए जरा. हाउएवर, अब अगर ऐसा हो कि किसी कारणवश ऑस्ट्रेलिया ही खत्म हो जाए, ऑस्ट्रेलिया ही खत्म हो जाए, तो फिर आपके उस आइलैंड की जितनी भी प्रजातियां हैं वो खत्म हो जाएंगी. मार्supials जितने भी हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे. सब कैंगरू, हाँ कैंगरू जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे. हाँ बेटा, फिर हमें वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्या बात कर दी आपने. However, if some variations were to present in a few individuals in these populations, there would be some chance for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in a temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die. सर, ऐसा हो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपका क्या रहता हो, बैक्टीरिया, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे. जैसे आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का छोड़ो, इंडिया का टेम्परेचर लगभग लगभग 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है बड़े आराम से. वो तो कैलकुलेशन आ रही थी. दिल्ली का नहीं हुआ. दिल्ली का जो टेम्परेचर मैक्सिमम गया था, ये गया था 46 to 48. 52 एरर था, 52 गया नहीं. सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंडिया में जाता है राजस्थान का, 50 प्लस का. तो इधर देखो, बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव. और जो हीट रेजिस्टेंट होंगे वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव. सर वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम. तो वेरिएशन क्या है, यूजफुल है किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए, क्योंकि आपका एनवायरमेंट क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है. यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं. अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है अभी तक, जो है वेरिएशन का. इज वेरिएशन यूजफुल और हार्मफुल. हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ बातें नहीं आएगी, बातें करे जा रहे हैं. सर अब सुनो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं, जो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे. सर सुनना जरा. सर देख रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. यहाँ पे आपके रिप्रोडक्शन के क्या होंगे. ये देखो, रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, दो. सर कौन कौन से, असेक्सुअल और सेक्सुअल. सर सुनो, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है. असेक्सुअल में आपके 6 टाइप आएंगे. सबसे पहले कौन सा आएगा, फिजन. सर फिजन में होता क्या है,
एक सेल ब्रेक होके दो सेल बनाता है या एक सेल ब्रेक होके दो से ज्यादा सेल बनाता है? एक सेल ब्रेक होके दो सेल बनाता है या दो से ज्यादा बनाता है? उसके बेसिस पर फिजन फिर दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, या तो बाइनरी होगा या फिर मल्टीपल होगा। बाइनरी मतलब दो। सर एग्जांपल कौन है? अमीबा और लेशमेनिया। सर लेशमेनिया क्या कॉज करता है? काला अजहर। सर सुनो, बाइनरी फिजन में दो एग्जांपल हैं, अमीबा और लेशमेनिया। लेशमेनिया क्या कॉज करता है? काला अजहर। काला अजहर क्या है? बीमारी है। और कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? लेशमेनिया। सर एग्जाम में आता है इसीलिए बता रहा हूँ। सर दूसरा कौन है मल्टीपल फिजन में? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया। सर अभी मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर फिजन दो टाइप है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी के एग्जांपल अमीबा और लेशमेनिया। लेशमेनिया क्या कॉज करेगा? काला अजहर। मल्टीपल का एग्जांपल प्लाज्मोडियम क्या कॉज करेगा? मलेरिया। कितना समझ आया? सेलुलर रिप्रोडक्शन। हाँ। सर इधर आओ। फिजन के बाद बर्डिंग। सर बर्डिंग का आपका एग्जांपल कौन है? हाइड्रा। सर होता क्या है, एक प्लांट है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, उसमें क्या होगा, नीचे से छोटा सा बड आ जाएगा। छोटा सा बड आया, अब वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। बड़ा हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ, फिर वो इतना कैपेबल हो गया कि अपने न्यूट्रिशन खुद से ऑब्टेन कर सकता है, तो वो क्या करेगा? यहाँ से अलग हो जाएगा। फिर जैसे आपका जितने भी वेस्टर्न फैमिलीज है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो यही है कि अपने बच्चों को 14-16 की उम्र तक पालते हैं। नहीं नहीं, 16 के बाद देख लेते हैं। 16 के बाद वो घर से निकाल देते धक्के मार के, दफा हो जाए यहाँ से, अब अपने खर्चा खुद उठाओ। और सर इसी में दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट का है। उसमें क्या होता है? कनेक्टेड रहते हैं, बर्ड है, डिटैच नहीं होते, क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं, जैसे इंडियन फैमिली। हाँ तो बेटा, अगर बाहर जाते हैं तो फिर बच्चे पेरेंट्स को निकालते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, हालांकि होना नहीं चाहिए। हाँ नहीं, बेटा कुछ बच्चे तो ऐसे हैरान हुए, नहीं होनी चाहिए, मैंने तो वृद्धाश्रम की टिकट भी करा रखी है। सही तरह से सुनो, फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया। सर तीसरा है आपका क्या? फ्रेगमेंटेशन। सर तीसरा क्या है? फ्रेगमेंटेशन। सर फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? मेच्योरिटी पे प्लांट कई पार्ट्स में ब्रेक होता है, और मेच्योरिटी पे प्लांट कई पार्ट्स में ब्रेक होता है, और हर एक पार्ट दोबारा से नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है, ग्रो हो जाता है। सर जैसे कि एक ये, वो क्या होगा, एक जल्दी करने पड़ता है। एक प्लांट ब्रेक हुआ मल्टीपल पार्ट्स में, अब इसका हर एक पार्ट क्या करेगा? नया ग्रुप, नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देगा, हाँ इंडिविजुअली। तो इस केस में क्या हुआ? मैच्योरिटी पे प्लांट्स के क्या हुए? फ्रेगमेंट्स हुए, और हर फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। सर हमारे नंबर कम आएंगे तो हमें बोलना कि हम बातें ज्यादा करते हैं, ठीक है? हाँ सर। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जैसा ही है क्या? रीजेनरेशन। सर क्या? रीजेनरेशन। सर रीजेनरेशन में क्या है? वही है, एक्सीडेंटली डिवाइड होंगी, और हर एक पार्ट क्या करेगा? नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर देगा। सर फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल कौन था? स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन में एग्जांपल है आपका क्या? प्लेनेरिया। सर रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या होता है कि आपका अगर कोई भी पार्ट डिटैच है, एक्सीडेंटली डिटैच हो जाता है, तो उससे क्या होता है? नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है। सर रीजनरेशन हमने कुछ कुछ केसेस में देखा भी हुआ है। लेजर्ड की नहीं लिख सकते, रिप्रोडक्शन नहीं है वहां पे, मैं बता रहा हूँ सर। सर लेजर्ड की आपने सुना होगा, टेल रीजनरेट होती है, दोबारा आती है। सिर्फ टेल दोबारा आती है, टेल से लेजर दोबारा नहीं आती।
ठीक है, इसीलिए सिर्फ उसकी जो टेल है उसके सेल्स रीजनरेटिव है, पूरी लिजर्ड रीजनरेटिव नहीं है, तो वो एग्जाम्पल नहीं होगा। आपने सुना होगा कि आपका लिवर जो है वो भी रीजनरेटिव है। अगर आपका लिवर 75% तक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके बाद भी आपके लिवर की कैपेबिलिटी है कि वो रीजनरेट हो सकता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कई बार कि अगर आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो आप खाना सही खाना शुरू कर दो, कुछ टाइम बाद आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करो, खाना ढंग से खाओ, आपका लिवर सही हो जाएगा, फैटी लिवर जो होता है वो ठीक हो जाता है। सर बिल्कुल सही बात है। तो आपने फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन कॉम्प्लीमेंट। सर एक है आपका स्पोर फॉर्मेशन, जो आपने कॉमनली देखा भी होगा, फंगस लगना सुना है, ब्रेड पे फंगस लग गई, वो यही है स्पोर फॉर्मेशन। सर एक मैंने क्लास की स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था किसका, कनिका, आलू का। वो क्या है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्लांट्स में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका फ्लावर, फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट है वो सब क्या है, वेजिटेटिव। चाहे वो स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, रूट हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब क्या है, वेजिटेटिव। अगर आपका कोई प्लांट फ्लावर के अलावा किसी और पार्ट से जनरेट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सर अगर आपका कोई भी प्लांट फ्लावर के अलावा किसी और पार्ट से जनरेट होता है, तब फ्लावर में आपका सीड इंक्लूड है, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, फिर उसके सीड्स आते हैं। तो बाकी जो भी पार्ट्स बचते हैं, आपकी स्टेम बची, लीव्स बची, रूट्स बचे हैं, अगर इन पार्ट से कोई नया प्लांट जनरेट हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सर आज का होमवर्क सुनो, रीड करके आना है क्या, चैप्टर नंबर 7 और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। समझा दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम रीडिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बातों में करेंगे। ठीक है सर, क्लास हो गई।